नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम लोग विजन आईएएस प्रीलिम्स टेस्ट 2024 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, ठीक ना। तो इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने विजन आईएएस का जो प्रीलिम्स का टेस्ट है पीटी का 2024 के लिए, उसमें दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया था। मतलब उसमें पीटी में टोटल 100 क्वेश्चन होते, उसमें से हम लोगों ने 50 पहले कवर कर लिया था। तो बाकी के बचे 15 जो टेस्ट 1 का ही है, टेस्ट नंबर 1 का जो 15 और बचे, उसको जो सो आज की लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप टेस्ट 1 का जो पार्ट पहला है उसको अगर नहीं देखेंगे तो आप पहले उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो सो आप पार्ट 2 में देखिएगा, मतलब पार्ट 2 को देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए जो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर ध्यान देगा कि आप लोग जो पहले इसका जो पार्ट 1 है, मतलब 1 से 50 तक का जो क्वेश्चन है उसको पहले देख लीजिएगा। तो चलिए जैसे हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने जो सो पहले से हम आपको बोले कि हम लोगों ने जो सो 50 तक कर लिया था। अब जो सो आज हमको लोगों को 51 से करने, ठीक ना, 51 से 100 तक। तो चलिए हम लोग जो सो 51 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 51 में। आपको बोल रहा है कि हाल के दिनों में प्राण पोर्टल निरंतर सुर्खियों में रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है, ठीक ना। ये जो प्राण पोर्टल है, ठीक ना, ये प्राण पोर्टल जो है सो किस उद्देश्य को जो सो इंगित कर रहा है, यहाँ पे अंकित कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए पहला कथन दिया है, यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। तो ये तो सही है। फिर दूसरा बोल रहा है कि यह दूर दराज के क्षेत्रों जहाँ शिक्षा का भौतिक बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये गलत है, ठीक ना। फिर सी बोल रहा है यह ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना, ये भी गलत है। या राज्य सरकार के से, ये भी गलत है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे मेनली जैसो ये हमारा मैच कर रहा है, तो इसीलिए जैसो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये सही है। फिर 52 का देखिए, बोल रहा भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए, विदेशियों को नहीं, ठीक ना। मतलब ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अधिकार है और कौन सा विशेषाधिकार जो केवल नागरिकों को प्रदान किया गया, विदेशियों को नहीं। और इसमें कोड दिया गया है और इसी कोड में से आपको जो सो चूज करना है, ठीक ना। देखिए यही सब कोड है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, ठीक ना। 1 में बोल रहा है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक ना। तो ये जो सो भारतीयों को तो प्राप्त है। अब देखिए दूसरे में क्या बोल रहा है, बोल रहा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, संघ बनाने, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये भी है। फिर तीसरा बोल रहा है उच्चतम न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने का अधिकार। तो ये भी है, ठीक ना। उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट में है। फिर बोल रहा है संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक ना। तो ये भी सही है। मतलब यहाँ पे राज्य की विधानसभा और संसद में लोकसभा, ठीक है ना, और राज्यसभा। तो ये अधिकार जो चारों अधिकार है सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप को ही प्राप्त है, ठीक ना, सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। फिर 53 नंबर देखिए,
बोल रहा है किसी विशेष दिन, ठीक ना, किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक, क्या बोल रहा है कि किसी विशेष दिन, ठीक ना, किसी विशेष दिन मतदान के समय, ठीक ना, याद रखिएगा मतदान के समय की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में कितना उपस्थित हो रहा है? 150। बोला इस स्थिति में जो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक, ठीक ना, याद रखिएगा संविधान संशोधन विधेयक। अब देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सो केवल 75 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। फिर बोल रहा है मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत के साथ पारित नहीं किया जा सकता है। फिर बोल रहा है न्यूनतम 100 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। फिर बोल रहा है कम से कम 127 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। अब इनमें से जो सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हम लोगों को चूज करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि राज्यसभा में जो सो हमारा अभी टोटल है वो 246 सदस्य, ठीक ना, और इनमें से जो सो संशोधन को, और इनमें से जो सो किसी भी संशोधन को अगर पारित करना है तो इनमें से कम जो सो 127 सदस्य होना ही चाहिए, ठीक ना, कम से कम। और मतदान के समय भले ही 150 हो, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रहा है पारित होने के समय, तो पारित होने के समय कम से कम 127 होना चाहिए, इससे कम में नहीं होगा, ठीक ना। एक कोरम होता है, ठीक ना, 1/100, 1/10, 1/11, ठीक ना, तो उस कोरम के हिसाब से होता है गिनती, ठीक ना। तो देखिए राज्यसभा में टोटल जो हमारा मेंबर है उसमें से कितना 245 है। अतः तो अगर इस तरह से हम देखेंगे तो किसी भी संशोधन को जो न्यूनतम 127 सदस्यों को वहाँ पे जो समर्थन होना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक है तो उसमें अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है संविधान संशोधन विधेयक, ठीक ना, दो प्रकार के विशेष बहुमत से पारित होता है। उसमें से जो हमारा पहला है तो उसमें पहला जो है वो संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन को जो संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे द्वारा समर्पित होना चाहिए, ठीक ना, कुल सदस्य संख्या के आधे द्वारा समर्पित होना चाहिए, ठीक ना। और जो दूसरा मत है उसमें जो होता है कि संविधान संशोधन को जो सदन में उपस्थित और जो मत देने वाले सदस्य हैं उनमें से कम 2/3 का जो सदस्य है उनका बहुमत पारित होना चाहिए, उनके बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, ठीक है ना, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो सो कम से कम 127 सदस्य के बिना ये पारित नहीं होगा क्योंकि ये संविधान संशोधन है, ठीक है ना। साधारण बहुमत जो है उसमें जो सो सिर्फ 50% +1 सिर्फ पारित हो जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। चौवन बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा में, ठीक ना, संविधान सभा की बात हो रहा है यहाँ पे। पहला है समिति, फिर दूसरा है अध्यक्ष। समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक ना, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संचालन समिति तो ये गलत है। प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी गलत है, ठीक ना, ये दोनों गलत है।
तो ये तो यहाँ पे सही सुमिलित है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका आंसर। और जो और ये जो प्रांतीय संविधान समिति है, इसका जो सो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो सो इसका अध्यक्ष था, ठीक ना। प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। और जो संघीय संविधान का जो समिति है उसका जवाहरलाल नेहरू थे, और जो प्रारूप समिति उसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और संघ शक्ति में तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 1 ही सही है। फिर 50 नंबर देखिए, बोल रहा है भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपको क्या बोल रहा है, सो देखिए। अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, ठीक ना। फिर दूसरा बोल रहे हैं सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। अब इनमें से बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो पहला कथन देखिए, बोल रहा है अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, ठीक ना। तो ये बात सही है। फिर बोल रहे हैं सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का एवं उनका प्रशासन करने का अधिकार, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे सिर्फ अल्पसंख्यकों तक से सीमित नहीं, यहाँ पे बात होता है, ये जो आर्टिकल 29 है उसमें बोला जाता है कि भारत में जो किसी भी निवासी, ठीक ना, किसी भी भाग का निवासी हो, अगर वो जो सो अल्पसंख्यक हो, ठीक ना, किसी भी क्षेत्र से, जैसे भाषा से, लिपि से या संस्कृति से, तो उसे जो सो अपनी तो उसको भी जो सो अल्पसंख्यक माना जाता है, ठीक है ना। और उसको भी जो सो आर्टिकल 21 के अंदर 29 के अंदर जो सो लाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं है, ठीक ना, 29। फिर 56 देखिए, बोल रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये संसद के कानून की बात कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, खोने के संदर्भ की बात कर रहे हैं, ठीक ना, ग्रहण करने की संदर्भ की बात नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यक वयस्क संतान, ठीक ना, क्या होगा, अवयस्क, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, अवयस्क संतान की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। जो वयस्क नहीं, ठीक ना, जो अवयस्क है, ठीक ना, मतलब जो बच्चे हैं अभी। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। बोल रहे उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा सी है, यहाँ पे यही इसका आंसर है, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उसकी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन जो उस व्यक्ति का बच्चा है, छोटा बच्चा, उस संतान की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती, ये भी सही बात है।
तो ये बात याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति जो सो भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो वहाँ पे जो उसका बच्चा है उसके बाद बच्चे का भी नागरिकता समाप्त हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पे अवयस्क लिखा है, ठीक ना। अगर वयस्क रहता तो नहीं होता। फिर बोल रहा है 2 नंबर में, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। स्वतः का मतलब अपने आप ही समाप्त हो जाती है। आप जैसे किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे वैसे अपने आप जो सो इंडियन सिटीजनशिप जो सो समाप्त हो जाएगी, उसके लिए कोई आदेश जारी नहीं करने पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर 57 में बोल रहे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। जिसमें से बोल रहे हैं क्या बोल रहा है, यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। फिर दूसरा बोल रहा है, यह यदि यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा रही हो तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है। बोल रहा है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सही है यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है ना। राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग का बात हो रहा है, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल की बात नहीं हो रहा है। फिर दूसरा बोल रहा है यदि किसी भी मामले में जांच पहले से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रही है, ठीक है ना। अगर संघ का मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है तो उसमें जो सो राज्य मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बात सही है। तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर 98 बोल रहा है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है ना, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए इसमें बोल रहा है इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, किसकी? उपाध्यक्ष की। फिर दूसरा बोल रहा है इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है, ठीक है ना, राज्य मंत्री समकक्ष होता है। फिर तीसरा बोल रहा है वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठक की अध्यक्षता करता है। अब बोल रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल दो, केवल तीन, केवल दो और तीन, केवल एक, एक दो तीन, ठीक है ना। सही उत्तर, तो ये बात तो सही कि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक ना। फिर बोल रहा है इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है, तो ये गलत है, राज्य मंत्री के समकक्ष नहीं होता है, वह क्षेत्रीय परिषद, ये भी गलत है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। फिर 59 में देखिए बोला सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में, ठीक है ना, सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है, कौन से सही है। बोले राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में पूछ रहे हैं, भारत का नहीं पूछ रहे हैं। तो राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, ये बात सही है, अध्यक्षीय प्रणाली में यही होता है। फिर बोला राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता, तो ये बात गलत है, विधायिका के प्रति राष्ट्रपति जो है वहां पे उत्तरदायी नहीं होते हैं, दोनों अलग होता है, स्वतंत्र होता है। फिर तीसरा बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करती, तो ये बात गलत है, सॉरी ये बात सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जिसको अध्यक्षीय प्रणाली है, ठीक, अध्यक्षीय प्रणाली को ही अपनाया गया, ठीक ना, अध्यक्षात्मक प्रणाली को ही अपनाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यहाँ पे यही बात बोला जा रहा है कि उनका जो सो अनुसरण करता है अमेरिका, तो ये बात सही है।
तो इसीलिए यहाँ पे 103 सही होगा, ऑप्शन सी सही है। फिर बोल रहा है 60 नंबर में, कि भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में पहला बोल रहा है, गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। तो ये बात तो सही है कि गेहूं और धान की तुलना में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो इनकी प्रति हेक्टेयर है, इनका पैदावार कम है, ठीक ना। राष्ट्रीय स्तर पर मतलब देश के स्तर पर इसका पैदावार जो सो कम है। फिर दूसरा बोल रहा है, पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है। पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि इनका उत्पादन जो सो लगातार घटते जा रहा है, हर साल घटते जा रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 61 नंबर देखिए, बोल रहा भारतीय मानक ब्यूरो BIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले बोल रहा है कि यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, ठीक है ना। तो ये बात सही है कि ये सांविधिक निकाय है। फिर दूसरा बोल रहा है, यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित है। ये भी बात सही है। फिर यहाँ बोल रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। फिर 62 नंबर देखिए क्या बोल रहा है इसको, बोल रहा है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है, इस अधिनियम के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए उन अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं, ठीक ना। क्या बोल रहा है, इस अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत या विदेश में किए गए उन अनुसूचित अपराधों, ठीक ना, अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करता है। तो ये बात सही है। फिर बोल रहा है, यह NIA अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए राज्य उच्च न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करते। तो ये गलत है, ठीक ना। राज्य उच्च न्यायालय को विशेष रूप में नामित नहीं करता ये। बोल रहा कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए, सिर्फ एक सही है। अब 63 नंबर देखिए, बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है, ठीक ना, संघीय विशेषता। और किसका बात कर रहा है, भारतीय संविधान की। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की पूछ रहा और ये संघीय विशेषता पूछ रहा है। पहला यहाँ पे दिया गया है कि वैध शासन प्रणाली, ठीक ना, 2 स्तर पर शासन प्रणाली, तो ये सही है। फिर दूसरे नंबर पे लिखा है कि एकीकृत न्यायपालिका, ठीक ना, एकीकृत न्यायपालिका। तो ये बात जो सो गलत है, ठीक ना, एकीकृत न्यायपालिका हमारी नहीं है। फिर दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है द्विसदनीय व्यवस्था, तो ये सही है। फिर चौथा बोल रहा है लिखित संविधान, ये भी सही है। तो देखिए 1 3 4 सी नंबर सही है हमारा। हमारे यहाँ जो सो स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक ना, एकीकृत नहीं है। फिर 64 नंबर देखिए, बोला भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीकों के संदर्भ में
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। सॉरी, ये हमने जो बोल दिया कि एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान की नहीं है, तो ये भारतीय संविधान की नहीं है, बल्कि ये जो सो एकीकृत न्यायपालिका है वो भारत में भी है, ठीक ना। लेकिन ये जो सो हमारा यहाँ पे एकात्मक विशेषता रखता है ये, ठीक ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये एकात्मक विशेषता रखता है भारतीय संविधान में। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और इस संविधान में नहीं है, ठीक ना। ये भारतीय मीडिया का देन है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब हुआ कि चुनाव से पहले ये अनुमान लगा लेना कि कौन सा दल जीतेगा और कौन सा दल हारेगा। इसी से रिलेटेड डाउट्स होते हैं यहाँ पे। और ये चुनाव के समय जो सो अक्सर खबरों में रहता है, ठीक है ना, जब चुनाव होता है तब। अब देखिए क्या बोल रहे हैं सो, बोला भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट निर्धारित, ये बात सही है। हम पहले ही बोलेंगे कि भारतीय संविधान की देन नहीं है, ठीक ना, ये भारतीय मीडिया की देन है, तो ये बात गलत हो गई यहीं पे। फिर दूसरा बोल रहा है इस प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त कर, ये भी गलत है, ठीक है ना। जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट या फिर ज्यादा मत मिल जाता है वही ये वही जो सो चुनाव जीत जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक प्राप्त होना जरूरी, तो ये गलत बात है। ना ही एक ना ही दो, दोनों गलत है। फिर 65 में देखिए क्या बोल रहा है सो हमारा, बोल रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किन्हें नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है। किसके लिए नीति निर्देशक तत्व, देखिए बोल रहा है बोनस संदाय अधिनियम, ठीक ना, बोनस संदाय अधिनियम 1965 सही है। फिर बोल रहा है ये ठेका श्रम ठेका श्रम अधिनियम 1970, ये भी सही। फिर बोल रहा है बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 सही है। फिर बोला समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये भी सही। फिर बोल रहे हैं नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर ऑप्शन डी। फिर 66 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य, सदस्य ने पूछ रहे, पदेन पूछ रहे, ठीक है ना। पहला बोल रहा है कि अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यक्ष कौन होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, तो ये सही है। फिर बोल रहे हैं भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, तो ये गलत है। फिर तीसरा बोल रहे हैं कि अध्यक्ष जो हो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये भी सही है। फिर चौथा बोल रहा है कि अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी सही है। फिर पांचवा बोला दिव्यांग जन व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, ये भी सही है। तो यही सब जो सो यही चारों जो सो इनका पदेन अध्यक्ष होता है ना, सॉरी पदेन सदस्य होता है। क्या बोले सही उत्तर चुनिए, देखिए सही उत्तर डी है। फिर बोल रहा है 67 नंबर में, ठीक ना, 67 नंबर में क्या बोल रहा है रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में, रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS, ठीक ना, मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है यह सतह में हवा से मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइल है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, ठीक ना।
शॉर्ट रेंज वाले की बात हो रही है, तो बोल रहे हैं सतह से हवा में, सतह से एयर पर, तो ये सही है। फिर बोल रहे हैं इसे रक्षा समझौते के तहत इजराइल से खरीदा जा रहा है, गलत है। ऑप्शन सी सही है, ठीक ना। तो इसे जो सो इजराइल से खरीदा नहीं जा रहा, बल्कि इसे जो सो हैदराबाद में बनाया जा रहा है, ठीक ना। और ये जो सो पूर्णतः जो सो देसी है, ठीक ना, इंडियन है ये पूरा। अब देखिए 68, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक ना। तो ये तो सही है कि ये संवैधानिक निकाय है। फिर बोल रहा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष, गलत है, ठीक ना। फिर बोला कौन से सही, तो सिर्फ वन सही है। फिर 69 देखिए, बोल रहे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान, ठीक ना, मतलब लागू होने के दौरान जो सो राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, पहला बोल रहा है कि वह राज्य के कायर और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है, ठीक ना। क्या बोल रहा है, वह राज्य सरकार के कार्यों, ठीक ना, राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। फिर दूसरा बोल रहा है वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा, ये सही है। फिर बोल रहा है वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकता है, ये गलत है। वह जो सो उच्च न्यायालय की शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकता, ये गलत है, ठीक ना। फिर बोल रहा है पहला कथन में क्या बोला था, वह राज्य सरकार के कार्यों, ठीक ना, राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है, ये सही है, ठीक ना। राज्य का पूरा शक्ति जो सो उसके पास आ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जो सो उसको जो सो अपने राज्यपाल के द्वारा लागू करवा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो एक सही, दो सही है, बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। फिर 16 नंबर देखिए, बोल रहे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सो बोल रहा है कि ये बॉन्ड 5 वर्ष और 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं, ये सही है। फिर बोल रहा है कि इनका द्वितीयक बाजार में व्यापार किया जा सकता है, ठीक है, प्राथमिक बाजार में नहीं किया जा सकता, द्वितीय बाजार में नहीं किया, सही है। फिर बोल रहा है अभी तक अनिवासी भारतीयों को इनमें निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई, गलत है, प्रदान है, ठीक ना। कौन से सही है, तो 1 2। फिर 71 नंबर देखिए, बोल रहे निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब इनमें से कौन से सही है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है।
बोला संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ता निर्धारित नहीं की गई, ठीक ना। तो ये सही है कि इसकी योग्यता जो सो निर्धारित नहीं की गई, संविधान में कोई भी योग्यता नहीं है, तो इसीलिए ये सही है। फिर दूसरा बोल रहा है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट किया गया है, तो ये गलत है, संविधान में जो सो निर्दिष्ट नहीं किया गया है। फिर तीसरा बोल रहा है संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयोग को, क्या बोला, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, तो ये बात भी सही है, ठीक ना। वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद जो सो वो दूसरी जगह भी सेवा कर सकता है। सही उत्तर 1 3 ऑप्शन डी, ठीक ना। तो ऑप्शन डी इसका जो सो सही है। फिर 72 देखिए हमारा क्या है इसमें। बोल रहे कि लोकायुक्त पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है ना। लोकायुक्त पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन बोल रहा है कि लोकायुक्त का पद जो सो गठन, लोकायुक्त का पद का गठन सर्वप्रथम जो सो 1971 में किया गया था, ठीक ना। 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये सही है। फिर दूसरा बोल रहा किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव, किसी राज्य की लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, तो ये गलत है। फिर बोलना लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है और वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, सही है, ठीक है ना। वो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो 1 और 2 सही है हमारा, सॉरी 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी। फिर 73 नंबर देखिए, जिला आपदा प्रबंधन DDMA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहे कि DDMA का पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है, ठीक ना। तो ये तो सही है कि DDM का पदेन अध्यक्ष जो है वो जिला मजिस्ट्रेट ही होता है। फिर बोला DDMA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती, तो ये भी सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 74 नंबर देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है, ठीक ना। कौन से संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है, मतलब वो 368 में नहीं आता है, उससे बाहर है। पहला बोला राज्य में विधान परिषदों की समाप्ति, तो ये तो इनसे बाहर है। फिर बोला संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, तो ये भी बाहर है। फिर बोला राष्ट्रपति का निर्वाचन इनसे बाहर नहीं है ना, इसकी सीमा के अंदर है 368 में। फिर बोला सही उत्तर तो 1 2 ऑप्शन बी। फिर 75 बोल रहे हैं
भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले बोल रहे हैं, पहले कथन में प्रांतों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। ठीक है ना, पहले की बात कर रहा, आवंटित की गई थी किसके संदर्भ में? संविधान सभा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, प्रारंभ में जो सो उनको सीटें जो सो जनसंख्या के अनुपात में दी गई थी। फिर बोल रहे हैं कि देशी रियासतों की प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाता था, तो ये सही है। फिर बोला संविधान सभा के निर्वाचन का आयोजन स्वतंत्रता के बाद किया गया था, तो ये गलत है। ठीक है ना, ये गलत है। इसका निर्वाचन जो सो 1946 में ही किया गया था। ठीक ना, तो इसलिए स्वतंत्रता के बाद वाला शब्द यहाँ पे गलत हो जाता है। मतलब संविधान सभा के लिए निर्वाचित जो है वो ब्रिटिश का जो भारतीय प्रांत है उनमें जो सो 296 सीटों के लिए हुआ था, और वो जो सो जुलाई से अगस्त के बीच में हुआ था 1946 में। इसीलिए शब्द जो सो यहाँ पे गलत है कि स्वतंत्रता के बाद किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? 1 2 बी सही है। फिर बोलना 76 नंबर कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं का उल्लेख है? ठीक ना, जो 8वीं अनुसूची दिया गया भारत के संविधान में, उनमें से जो सो कौन सी भाषा का उल्लेख है? तो बोडो है, फिर बोल रहे अंग्रेजी, तो ये नहीं है। बोडो डोगरी, नेपाली भी है, फिर बोल रहा उर्दू भी है, संस्थाली भी है। ठीक ना, सिर्फ जो सो यहाँ पे अंग्रेजी नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर जो सो हमारा बी हो जाएगा। 1 3 4 5, 1 3 4 5। फिर 77 देखिए, 77 बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। यहाँ पे उपकरण दिया है और यहाँ पे विवरण दिया है। बोल रहे परिपरीक्षा, ठीक ना, परिपरीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए सीधा मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है। फिर बोल रहा है, तो ये परिपरीक्षा का वर्ड मीनिंग यहाँ पे जो सही बताया गया, डेफिनेशन। फिर बोल रहा है प्रत्यावर्तन एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है, गलत है। जनमत संग्रह एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति, गलत है। ठीक ना, जनमत का मतलब ये नहीं होता है। जनमत में जो सो लोगों की, जनता का राय लिया जाता है। ठीक ना, किसी विधेयक या कानून के समक्ष में। तो ये जो प्रत्यावर्तन है वो ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा जो मतदाता है वो प्रतिनिधि को हटा सकती है। ठीक ना, प्रतिनिधि को हटा सकती है, और यह जो सो एक अधिकारी को कर्तव्य पालन करने पर उसके कार्यकाल से पहले भी हटा सकती है। और ये तीसरा तो गलत है, और दूसरा भी गलत है, तो सिर्फ पहला सही है हमारा, ऑप्शन 1। फिर 78 देखिए, बोले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है पहला कथन में?
कि अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, ठीक ना, तो ये सही है। फिर दूसरा बोला वर्तमान में भारत में 28 राज्य 8 राज्य संघ शासित, सही है। राज्यों और राज्य संघ क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में गलत है, ठीक है ना। ये जो सो पहली अनुसूची में ही किया गया, लेकिन यहाँ पे तीसरा अनुसूची लिखा है इसलिए गलत है। फिर बोला कौन सा सही है, 1 2 ऑप्शन बी। यहाँ पे जो पहला कथन है इसमें जो सो डाउट है, ठीक ना, कि भारत अनुच्छेद 1 में, ठीक ना, भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। तो यहाँ पे वर्णित नहीं करता हूँ, वहाँ पे सिर्फ वो बोलता है कि भारत जो सो राज्यों का संघ होगा, ठीक ना। वर्णित शब्द जो सो नहीं है, इसीलिए कथन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ 2 ही सही होगा, तो सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा। ये भी गलत है, ठीक ना, सिर्फ 2 ही सही है। फिर 79 देखिए क्या बोल रहे सो, बोल रहे ग्रे हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो सो विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन दिया है कि यह स्टीम रिफार्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन से उत्पन्न होता है, तो सही है। फिर दूसरा बोल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट ग्रे धुएं के कारण इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है, गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन 1 सही है, ठीक ना। फिर 80 देखिए, बोल रहा है कि भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार केंद्र की बजट को जो प्रांतीय बजट से पृथक कर दिया, ठीक ना। केंद्रीय बजट को पृथक बजट से अलग कर दिया और प्रांतीय विधानसभा को अपनी बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया, अधिकार दिया सबसे पहले। कौन सा अधिनियम दिया, कौन सा अधिनियम वो था, तो वो जो सो 1909 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी यही था। फिर 81 नंबर देखिए, बोल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, किसके, PMGKY। पहला कथन है कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत शामिल अंत्योदय अन्न योजना AAY और प्राथमिकता वाले परिवारों PHH के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्य प्रदान करने के लिए एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। तो ये तो सही है।
फिर दूसरा बोला, लाभार्थियों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न भी प्राप्त होगा, ठीक है ना, ये गलत है। पहले जो सो रियायती कीमतों पर प्राप्त होता था, ठीक ना, अब जो सो सरकार ने रियायती कीमतों को जो सो समाप्त कर दिया, और सरकार ने जो सो 1 वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, ठीक ना, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए सिर्फ वन सही होगा। फिर 82 देखिए, बोल रहे राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन आपको दिया गया है कि संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित किया गया, गलत है। बोल रहा वो अपने पद पर राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, ये सही है। राज्य के बारे में पूछ रहे तो राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत रहेगा। फिर तीसरा नंबर में, उसे वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती है जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए उपलब्ध होती है, ये बात सही है, ठीक ना, ये दोनों सही है। कौन से सही है? 2 3 तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। फिर 83 में दिया है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI सुर्खियों में था, तथा FSSAI निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत जो सो आता है, ये यहाँ पे जो सो पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो ये जो सो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर 84 नंबर देखिए, बोल रहे निम्नलिखित में से किस वाद में, ठीक ना, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा, तो बॉम्बे वामन, तो ये बी वाली इसी केस में जो ये निर्णय दिया था। अब 85 में देखें, बोला भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना, भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? सामूहिक उत्तरदायित्व, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है, यह एक ऐसा न्यायिक नवाचार है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया, ये गलत है। इसका अर्थ है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, ये भी गलत है। वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और यह एक न्यायिक नवाचार है, ये गलत है। तो दोनों ही गलत है, ठीक है ना, तो ना ही एक और ना ही दो, दोनों ही गलत है। फिर 86 नंबर में हमारा बोल रहा है क्या, सो देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से किन देशों में सरकार की संघीय व्यवस्था, ठीक ना, संघीय व्यवस्था किस देश में है, तो भारत में है, यूके में नहीं है, फिर ब्राजील में भी है, मैक्सिको में भी है, ठीक ना, 1 3 4 1 3 4 1 2 3 बी वाला, 86 का बी। फिर 87 नंबर देखिए, बोल रहे संविधान की प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि इसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ, तो ये बात सही है, इसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ, ये सही है। फिर बोल रहा है एन गोपाल स्वामी अयंगार इस समिति के अध्यक्ष थे, तो ये बात गलत है, ठीक ना, इसका गठन जो सो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक ना। इसीलिए जो सो कथन वन जो सो हमारा सही है, इसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था, ठीक ना।
तो ये 29 अगस्त को हुआ था और 1947 को हुआ था, लेकिन आज़ाद हम लोग जो सो 15 अगस्त को ही हो गए थे। तो ये 29 अगस्त को हुआ था, इसलिए जो सो पहला हमारा सही हो जाता है। फिर दूसरा दिया है एन गोपाल स्वामी अयंगर जो सो इसके अध्यक्ष थे, तो ये गलत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो सिर्फ 1 हमारा सही हो जाता है, 87 का जो सो सिर्फ 1। फिर 88 का देखिए, 88 का डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण DILRMP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो ये तो सही है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। फिर दूसरा बोल रहा है इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कम्यूनिटीकरण करना है, ठीक ना, कंप्यूटरीकरण करना है। तो ये कंप्यूटरीकरण करना है, ये बात भी सही है, तो सही पूछा है ना, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर 89 का देखिए, बोल रहा केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है ना। देखिए क्या क्या कथन दिया गया है इसको। पहला कथन बोल रहा है इसकी स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु गठित राजमन्नार आयोग की सिफारिश के आधार पर गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है सतर्कता आयोग केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी पद के लिए अर्हता नहीं होते, ठीक ना, तो ये बात सही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान है, तो ये गलत है, अलग है, ठीक ना इनसे। तो इसका गठन जो सो राजमन्नार आयोग की सिफारिश के आधार पर नहीं हुआ था, तो इसका गठन किससे हुआ था, तो इसका गठन जो सो कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर किया गया था, ठीक ना। 1962-64 में ये जो गठित संगठन है, इसकी जो सो इसी के समय स्थापना हुआ था। और ये जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, उसका वेतन भत्ता जो सो यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होती है, ठीक ना, यूपीएससी के चेयरमैन के समान होती है, इसीलिए यहाँ पे गलत हो जाता है तीसरा भी। तो सिर्फ दूसरा सही है, 79 का भी, 89 का भी। ये 19 का देखिए, 90 का बोल रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर, ठीक ना, जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय, सही है। फिर बोलना केंद्रीय राजस्व सचिव द्वारा, ठीक ना, केंद्र का जो राजस्व सचिव है इस परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं, सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन सी। फिर देखिए 91 में क्या बोल रहे हैं इसमें। बोला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। पहला बोल रहा है या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय है, ठीक ना, सही है। फिर बोल रहा है ये बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और बाल अधिकारों के हनन एवं उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है, ठीक ना, याद रखिएगा, स्वतः संज्ञान खुद से लेता है, तो ये बात सही है। तो इसीलिए ऑप्शन सी भी यहाँ सही हो जाता है। फिर देखिए 92 का, 92 का बोल रहा है केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत की गई थी, सही है। फिर बोल रहा आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं, सही है। कौन सा सही है, सी सही है।
फिर देखिए 93 93 नंबर का हमारा क्या बोल रहा है सो बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिया गया है डीपीएसपी के तहत प्रावधान और अनुच्छेद कौन कौन सा किस में है सो ठीक ना। बोल रहा है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 40 गलत है। फिर बोल रहा है गोवध पर रोक, ठीक है ना, ये भी गलत है। फिर बोल रहा है वनों और वन जीव की रक्षा अनुच्छेद 48, ये सही है। देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत या सहकारी है, सहकारी के आधार पर जो कुटीर उद्योग को है वो प्रोत्साहन देने का कार्य जो अनुच्छेद 48 अनुच्छेद 43 में दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे 40 दिया है। फिर यहाँ पे जो हमारा गोवध है, ठीक है ना, उसमें जो अनुच्छेद 48 आता है, इसीलिए जो सिर्फ तीसरा सही है। यहाँ पे अनुच्छेद 48 और यहाँ पे अनुच्छेद 43 आएगा। फिर देखिए 94 नंबर का 94 का बोल रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थे, ठीक ना। तो यहाँ पे ये हिस्सा नहीं थी, यहाँ पे हिस्सा थी, ठीक ना, ये नई शब्द यहाँ पे गलत है। फिर दूसरा बोल रहा है यह न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को संविधान के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करती है, ये सही है। फिर बोल रहे से पहली बार 1960 में बेरूवारी संघवाद में संविधान के अंग के रूप में मान्यता दी गई थी, गलत है। कौन सा सही है? ऑप्शन 2 केवल बी। देखिए मूल रूप से जो 1949 का संविधान है उसमें एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां जो सो शामिल थी, इसीलिए कथन जो सो पहला हमारा गलत हो जा रहा है। और जो प्रस्तावना का महत्व है उसको स्वीकार करने के बावजूद भी जो सो उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि प्रस्तावना जो सो संविधान का भाग नहीं है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है, ठीक ना। क्या बोला था कि प्रस्तावना जो सो संविधान का भाग नहीं, इसलिए तीसरा हमारा गलत हो जा रहा है। फिर 95 का देखिए 95 नंबर का हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा महाविहार में दानात्मक स्तूपों की खोज की है। इस संदर्भ में नालंदा महाविहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे नालंदा महाविहार से रिलेटेड फैक्ट दिए गए हैं। और देखिए यहाँ पे कौन कौन सा सही है भी चूज करना है। हेवेन तसांग, ठीक है ना, हेवेन तसांग और इत सिंह दोनों ने इसका दौरा किया था, तो सही है, दोनों ने इसका दौरा किया था। फिर बोल रहा है गुप्त और पाल दोनों राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था, ये भी सही है। या यूनेस्को की एक विशिष्ट धरोहर स्थल, यह भी सही है। फिर बोल रहे कौन सा सही है? ऑप्शन डी कूट, हमारा डी जो है वो सही हो जाता है। फिर 96 96 का देखिए बोल रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ये मूल कर्तव्यों से संबंधित उपबंध प्रदान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। 51 ए से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर प्रभाव पड़ता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, ये भी सही है। लोक प्रतिनिधित्व, ये भी वाणिज्य, ये भी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, ये भी सही है।
सही उत्तर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, कोड डी। फिर 97 नंबर देखिए, बोल रहे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है ना। जो सेंट्रल का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके संदर्भ में बोल रहा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, सही है। फिर बोल रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती तथा उनके वेतन भत्ते और अन्य अनुलाभ की समान होते, ये भी सही है। दोनों को समान शक्ति होता है, वेतन भत्ता, ठीक ना। लेकिन दोनों को हटाने की तरीका सिर्फ अलग होता है, यही एक डिफरेंट होता है इन दोनों में। फिर बोल रहा है तीसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहता है, ये गलत है, ठीक ना। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो सो नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पे पूछ रहा कौन सा सही है, 1 2। अब 98 का देखिए, 98 का बोल रहा है ऐप आधारित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला है, पहला कथन दिया गया यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा प्रदान की गई एक ऑनलाइन डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को 1000 रुपये तक के कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे गलत है। फिर बोल रहे एनआरई, एनआरई, ठीक ना, खाते वाले सभी अनिवासी भारतीय एनआरआई अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से उपयोग कर सकते हैं, गलत है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों कथन गलत है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा सही है, तो ना ही एक ना ही दो। फिर 99 देखिए क्या है इसमें। बोल राज्य की नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण और उपयोगी है, क्योंकि, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होती है, ठीक ना। ये तो सही है, आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। फिर बोल रहे हैं घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखने का काम करती है, ये भी सही है। फिर बोल रहा है ये भारतीय संघ में सभी प्राधिकरणों के लिए अनुदेश पत्र के रूप में कार्य करती है, ये भी सही है। सही उत्तर 1 2 3। फिर 100 नंबर का देखिए, 100 में आ गए हैं, यही लास्ट है हमारा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किन से प्रेरणा प्राप्त की है, ठीक ना। किन से जो प्रेरणा प्राप्त किया है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आयरलैंड से भी लिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी लिया है, फिर गांधीवादी विचारधारा भी इसमें शामिल है और भारत का स्वतंत्रता संग्राम का विचार भी इसमें शामिल है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पे जो सो हमारा खत्म हो गया, ठीक ना, समाप्त हो गया, यही था हमारा लास्ट। अब हम लोग जो सो टेस्ट नंबर 2 को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक ना। ये टेस्ट नंबर 1 का सेकेंड पार्ट था, हाफ पार्ट हम लोगों ने पहले कंप्लीट किया था अलग वीडियो में। अगर हाफ पार्ट की जो सो आपको लिंक चाहिए तो आपको जो सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोनों जगह पे आपको जो सो टेस्ट नंबर 1 का पार्ट 1 मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फिर हम लोग जो सो टेस्ट नंबर 2 में मिलेंगे, ठीक ना। टेस्ट नंबर 1 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जो सो सभी को जय हिंद।